नमस्कार भाई सभी को। ना देखते हैं सीड टेक्नोलॉजी देखेंगे आज हम। टेक्नोलॉजी के विषय भी देखेंगे। ये सीड टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर का एकमात्र सब्जेक्ट है जो अलग जाता है। जो 64 सब्जेक्ट है या बहुत ब्रॉड है हमारा एग्रीकल्चर, उसमें सीड टेक्नोलॉजी का भी एक रोल है। और सीड टेक्नोलॉजी से जो डिग्री करते हैं उन्हें एग्रीकल्चर में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि ये हमारा एक नाम मात्र ब्रांच के अंतर्गत आती है। देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, देखते हैं बीज प्रौद्योगिकी या सीड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फसल उगाने के लिए जब किसी प्रजाति, क्या बोल रहे हैं हम, कि फसल उगाने के लिए जब किसी प्रजाति की प्रवर्धन यानी प्रोपोगुल का प्रयोग करना ही बीज कहलाता। अब वो प्रोपोगुल का मतलब ये नहीं होता कि अगर हम सीड ही प्रयोग करें, क्या प्रयोग करें, हम बीज को ही प्रयोग करें। हो सकता है हम इस प्रकार के किसी साइटोप्लाज्म या बोलेंगे कि किसी सेल का प्रयोग हम करें जिससे यहाँ एक संपूर्ण अपने का विकास कर लेता है, पौधों का विकास कर लेता है। गुड इवनिंग। या फिर हम किसी प्रकार के राइजोम का भी विकास कर सकते हैं, राइजोम से भी एक संपूर्ण पौधे का विकास कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोपोगुल का प्रयोग करते हैं या प्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। प्रवर्धक वे होता है जो संपूर्ण पौधे का निर्माण करता है। अब इस प्रवर्धक में कौन आता है, ऐसे भी आते हैं जो प्रोकैरियोटिक में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में चले जाते हैं। देखेंगे बीज में 3 भाग होते हैं। पहले तो बीज समझ लेते हैं कि बीज क्या होता है। बीज को तो अभी आज समझ नहीं है। जैसे कोई सीड होता है, इस सीड के अलग अलग भाग हम देखेंगे। इसमें 2 भाग आपको मुख्य पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है प्रांकुर। पहला क्या पढ़ना है आपको, प्रांकुर पढ़ना है। सॉरी, हाँ, पहला भाग आपको क्या पढ़ना है, प्रांकुर पढ़ना है। और दूसरा भाग आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मूलांकुर। यानी कि बीज से निकलने वाला वह भाग जो जमीन में नीचे की ओर जाता है या गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है, प्रांकुर कहलाता है। और प्रांकुर से निकलने, ये KB2 में नहीं है। मैंने अभी यही बताया था कि KB2 में ये नहीं है। ये आपको मैं इसकी सीट सेंड कर दूंगा क्लास के बाद में, या जो इसके 2 लेक्चर हो जाएंगे इसके बाद आपको सेंड कर दूंगा। ये बुक में कहीं भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा है सीड टेक्नोलॉजी, आपको मुझे पढ़ाना है ना। यहाँ एक क्वेश्चन का मैटर आता है, एक या मुश्किल से एक क्वेश्चन का, एक या 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 आखिरी अगर पूछे तो, या एक क्वेश्चन ही बनता है। देखो सीड से जो जमीन के नीचे और गया, गुरुत्वाकर्षण, जैसे ये पेन देख रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण लगा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पेन नीचे जा रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण की ओर जो चलता है उसे हम क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। और जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है, प्रकाशानुवर्ती या प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, तो यहाँ हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोलेंगे प्रांकुर। ठीक है, प्रांकुर जो है पत्तियों का निर्माण कर देता है, फलों का निर्माण कर देता है। मूलांकुर जो है पहली जड़ निकलती है उसे प्राथमिक जड़ कहते हैं, दूसरी जड़ निकलती है उसे द्वितीयक जड़ कहते हैं, तीसरी जड़ निकलती है उसे तृतीयक जड़ कहते हैं। और इसमें जो मूल रोम उत्पन्न होते हैं, इनमें सब में ये मूल रोम है, रूट हेयर बोलते हैं इनको। यही के रूट हेयर जो होते हैं, ये सारे के सारे रूट हेयर एब्जॉर्व करते हैं, मिनरल को एब्जॉर्व करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, जिससे यह अपना संपूर्ण विकास कर सके। दूसरा क्वेश्चन आता है कि राइजोबियम की जो गांठें हैं सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो सेकेंडरी रूट पे पाई जाती है। याद रखना, जो राइजोबियम की जितनी भी गांठें होती है वहां सेकेंडरी रूट पे पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है, सेकेंडरी रूट पे, इस तरह से भरी हुई होती है सेकेंडरी रूट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हम बोलेंगे अब बीज के भाग, ये तो हमने प्रांकुर मूलांकुर की भाग करी कि भाई प्रांकुर निकलता है तो तने का निर्माण करेगा, मूलांकुर निकलेगा तो जड़ का। अब बीज के निम्न 3 भाग होते हैं। पहला एक होता है एम्ब्रियो होता है, एक होता है एंडोस्पर्म होता है, और एक होता है सीड कोड होता है। अगर सीड की बात करूं तो एक तो क्या हो गया, सीड कोड हो गया, ये सीड कोड का निर्माण कर दिया। एक इसमें यहां पर होता है एम्ब्रियो होता है, क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। और बाकी का क्या होता है, इसका एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का कार्य क्या है, एंडोस्पर्म इसको पोषण प्रदान करता है। जैसे अगर मैं बात करूं मां के पेट के अंदर, अगर हम भ्रूण की बात करें तो बच्चा होता है, तो बच्चा अगर देखे तो हम क्या है, एम्ब्रियो होता है। और एंडोस्पर्म क्या होता है, मां और बच्चे के बीच का जो नाल कनेक्शन होता है। जैसे 9 महीने बच्चे को पोषण देते हैं, मां जो खाती है वही बच्चे को प्राप्त होता है।
तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो भाग भरा हुआ है ये भाग एनर्जी किसकी ओर प्रोवाइड करता है, ये भाग जो होता है ये एनर्जी इसकी ओर प्रोवाइड करता है ताकि इसका विकास हो जाए और ये जड़ निकाल ले और ये तना निकाल के अपने संपूर्ण पौधे का विकास कर ले। इसलिए एंडोस्पर्म को हमको याद रखना है, यहां केवल और केवल ऊर्जा का कार्य करता है। अब देखेंगे सीड क्या है। अगर हम सीड की बात करें तो सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का मतलब क्या है, यहाँ पे भ्रूण होता है। एम्ब्रियो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। फिर इसके बाद में अगर देखें तो एम्ब्रियोनल एक्सिल होता है, यानी भ्रूणी अक्ष उसके अंदर होता है। जैसे आप अगर भ्रूणी अक्ष की बात करूं मैं, तो भ्रूणी अक्ष जो होता है वो इसी में उपस्थित एक्सिल होता है, सीड कोड होता है। मतलब तीन चीजें हमको यहाँ पे स्पष्ट है। आप कई कई जगह पे भ्रूण उपस्थित, मतलब भ्रूण एंडोस्पर्म उपस्थित होता है, कई जगह पे एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होता या विकसित नहीं होता, ठीक है। या बीज आवरण। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है, शीट कोड हो गया, ये यहाँ पर एम्ब्रियो भी हो गया, और यहाँ पर फूड मटेरियल यानी कि इसको एंडोस्पर्म हम यहाँ पर बोलेंगे, यानी एम्ब्रियोनल, और उसका एक एक्सिल होता है, ठीक है। तीन भाग हमको ध्यान रखना है। कौन से तीन भाग याद रखना है हमको, तो एम्ब्रियो याद रखना है, एंडोस्पर्म याद रखना है, और अगला याद रखना है सीड कोड। क्या रखना है, सीड कोड। केवल तीन भाग सीड के होते हैं, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ब्रीडिंग में भी हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं फ्लावर की ओर बढ़ते हैं कि फ्लावर का जो विकास, जो सीड का विकास होगा, वो सीड का विकास किससे होगा, फ्लावर से होगा। तो फ्लावर में दो भाग मुख्यतः होते हैं। अगर हम बात करें, एक होता है नर भाग। नर भाग को हमने यहाँ क्या बोला, स्टेमेन बोला, ठीक है। एक इसमें होता है मादा भाग। मादा भाग को यहां पर हमने क्या बोला, पिस्टिल बोला। क्या बोला, पिस्टिल बोला। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेमन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो एक तो आता है एंथर आता है, और एक कौन आता है, एक तो एंथर आ जाता है, एक फिलामेंट आ जाता है, ठीक है। दूसरा पूछेगा पिस्टिन के अंतर्गत कौन आता है, तो स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, और ओवरी आता है। तीन भाग इसके अंदर आता है। बस अभी स्टार्ट हुई है क्लास, ज्यादा नहीं हुई है क्लास। मैं बता दूं कितना स्टार्ट हुआ है, बस ये पहली क्लास में हमने सीड के बारे में चर्चा की थी। दूसरी क्लास, मतलब दूसरी स्लाइड में हमने एम्ब्रियो देखा था कि क्या एम्ब्रियो होता है। तीसरी स्लाइड पे अब हम आए, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, उसके विषय में चर्चा की हमने, है ना। KB2 में नहीं है ये आपको एक्स्ट्रा है। ये KB 2.0 में नहीं है, ये छूटा हुआ। आपको मैं सीट्स एक्सेल सेंड कर दूंगा। अब आप देखिए, अभी पढ़े आप, ये जो होता है स्टेमन होता है, इसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है। अब एंथर फिलामेंट जो है स्टेमन यानी कि नर भाग कहलाता है, वहां पे पिस्टिल यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहते हैं, जिसे वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय जिसको हम बोलते हैं। इधर क्या होता है, इधर अगर हम देखें तो अगर हम देखें, जैसे फिलामेंट की बात करिए, तो यहाँ पर और भी हम उसको अलग से समझ सकते हैं। जैसे ये नर भाग इसमें होता है, ये परागकण, इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। इसको हम बोलते हैं परागकोश बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतंतु। ये तंतु के जैसा होता है, मतलब, तो इसलिए पुतंतु बोलते हैं। फिलामेंट उसका होता है, और एंथर होता है। अब एंथर में परागकण और परागकोश दोनों स्थिति आती है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये नर गैमेट होते हैं, मादा गैमेट के भाग होते हैं। इनके मिलने से जिस भाग का निर्माण होता है वो सीड कहलाता है। यानी नर मादा गैमेट, प्लांट के नर मादा गैमेट के मिलने से परागकण यहाँ आएंगे और परागकण यहाँ गिरेंगे। कभी कभी ये पानी की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और फिर यहाँ से आते हैं, कभी कभी हवा की सहायता से सीधे यहाँ पर आ जाते हैं और फिर ये सीड का निर्माण करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। अब यहाँ इस भाग को अगर अपन देखेंगे तो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। इसको ऑल ओवर अगर हम बोले तो कार्पेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल ओवर अगर हम बोले तो इसे कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है। और यूं अगर देखें तो पिस्टिन भाग होता ही है। अब इसके अंदर क्यों है,
जो परागकण जो पोलन धारण करता है, पोलन धारण करता है, वो कौन करता है, याद रखना, स्टिग्मा करता है। स्टाइल उसको आगे बढ़ाता है और ओवरी उसके नर मादा गेमिट को मिलाने का कार्य करता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब इसमें भी देखो, अभी इसमें भी मैंने चर्चा की थी, जो हमें क्वेश्चन याद करना है यहाँ पे, ये ओवरी भाग जो होता है, इस ओवरी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियस होते हैं। पोलर न्यूक्लियस क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ ले, पोलर न्यूक्लियर क्या होते हैं, तो फीमेल गैमेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लांट के फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, हम यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसके बाद में एक सेल यहाँ पर होती है और यहाँ पर दो तरह की सेल पाई जाती है। एक तो प्रतिवर्ती सेल जिसको बोलते हैं, एंटीपोडल सेल जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं एग सेल बोलते हैं। तो इस प्रकार की सेलें मैं ब्रीडिंग में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये भाग हो गया। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पर इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दो चीज हमको देखना है। क्या देखना है, इपिकोटाइल भाग जो है, हाइपोकोटाइल भाग जो है, ये भाग जो होते हैं क्या होते हैं, याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, रेडिकल किसका भाग है। तो रेडिकल किसका भाग होता है, सीड का ये भाग होता है जो रेडिकल कहलाता है, या हम इसको एक और नाम से जाने जा सकता है, इसे बेबी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे बेबी रूट के नाम से जाना जाता है। रेडिकल को क्या कहते हैं, आप लिखते जाना, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाए, पेन काफी उठा ले तो लिखते भी जाए, ताकि आपको क्या सुविधा होगी। तो इसको बेबी रूट कहते हैं। किसको, रेडिकल को क्या कहते हैं, रेडिकल को बेबी रूट इसलिए कहती है क्योंकि ये जैसे ही निकलती है और ये जमीन के अंदर वृद्धि करने लग जाती है, इसलिए रेडिकल को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बेबी रूट बोलेंगे। अब याद करना, हाइपोकोटिल क्या है, ये हाइपोकोटिल कोटिलिडीन तथा रेडिकल से मिला हुआ भाग होता है, जिसको हमने क्या बोला, हाइपोकोटिल बोला। एक इपिकोटाइल है, इपिकोटाइल ऐसा भाग होता है जो जमीन से ऊपर उठकर आ जाता है। हमने देखा ना, जर्मिनेशन हम पढ़ेंगे, जब जमीन से ऊपर उठकर जो आ जाता है वो क्या कहलाता है, वो इपिकोटाइल कहलाता है। यानी इपिकोटाइल को आपको ध्यान रखना है कि इपिकोटाइल किसको बोलते हैं। मैंने जैसे हाइपोकोटाइल के विषय में क्या बताया कि हाइपोकोटाइल जो होता है, क्या होता है, हाइपोकोटाइल जो होता है वो कोटिलिडीन और रेडिकस, क्या होता है, कोटिलिडीन प्लस रेडिकल, क्या होता है, कोटिलिडीन प्लस रेडिकल होता है, यह हाइपोकोटाइल। अब आपको इपिकोटाइल किसको कहते हैं, इपिकोटाइल को आपको ध्यान रखना है कि शूट और लीव के मिलने से, किसके मिलने से, शूट और जो लीव होते हैं, लीव्स जो होते हैं, पत्तियां होती है, ये आपको स्पष्ट दिख रही है यहाँ पे पत्तियां, इसके मिलने से इसको बना है। और यहाँ इसका अंतर ध्यान रखना, क्योंकि हाइपोकोटिलिडीन जो है उसकी जड़ों से, गुड मॉर्निंग भाई, है ना, ठीक है। ये हुआ क्लियर, आगे बढ़े। बीन सीड के बारे में बताया गया है। ये सीड किसका है, पाइसम सटाइवम मटर का बताया गया है। इसमें ये रेडिकल होता है, ये हाइपोकोटिन होता है, ये प्लूमेला होता है और ये कोटिलिडीन्स होता है, ये कोटिलिडीन्स होता है और ये सीड कोट होता है। तो आपको जनरली नाम याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीड का भाग है, केवल सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीड का भाग है, तो ये अपने से पूछ सकता है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। और किसके मिलने से एम्ब्रियो बनता है, क्वेश्चन क्या है, किसके मिलने से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, एम्ब्रियो भाग होता है। तो एम्ब्रियो किसके मिलने से बनता है, तो एक तो रेडिकल के मिलने से बनता है, एक इसके बाद में हाइपोकोटिन जिसको हम बोल देते हैं, और प्लूमेला, एक होता है प्लूमेला। इन तीन के मिलने से क्या बनता है, यहाँ पर हमें उनको बताना है कि वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ आउटसाइड और इनसाइड में दे रखा है, आपको याद करना ही हीलम क्या होता है। ये इसका एक भाग होता है यहाँ पर, ये कहलाता है हीलम कहलाता है। यहाँ पे एक छोटा सा भाग होता है, इसको बोलते हैं माइक्रोफाइल।
ये माइक्रोफाइल का मुझे कार्य बताए कि माइक्रोफाइल का कार्य क्या है। आप लिख लेंगे माइक्रोफाइल का कार्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रोफाइल। किसी को पता है क्या भाई माइक्रोफाइल क्या होता है, इसका वर्क, क्योंकि यहीं पे याद करेंगे हम माइक्रोफाइल क्या होता है। बताए भाई माइक्रोफाइल क्या होता है, इसको बताए थोड़ा सा। देखो एक बार में याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वही हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि माइक्रोफाइल क्या होता है। आप सुने अब, है ना, ठीक है, सुने। जो सीड होता है, इस सीड का एक भाग होगा। अभी आप सोयाबीन लगा रहे हैं, आपको पता है सीड का एक भाग होता है, ठीक है, ये इसका सीड का भाग है। इस भाग के साइड में एक ऐसा भाग होता है जो हल्का सा छिद्र होता है, जो हमें बहुत नग्न होता है, बहुत नग्न होता है, इसके जस्ट साइड में होता है। यानी कहने का मतलब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये वाला भाग जो हो गया, जैसे कोई भाग हो गया, यहां से प्रांकुर मूलांकुर विकसित होते हैं। क्या विकसित होते हैं? प्रांकुर और मूलांकुर विकसित होते हैं। नहीं, तना नहीं बोलते, तना नहीं बोलते, सुनो क्या है, तना नहीं बोलते। ये जो भाग में आपको येलो कलर में करके बता रहा हूं, ये भाग हिलम होता है। ये हिलम भाग जब बाहर हटता है तो इससे प्रांकुर और मूलांकुर निकलते हैं। क्या होते हैं? प्रांकुर और मूलांकुर निकलते हैं। यहां से क्या निकल गया? प्रांकुर और मूलांकुर निकल गया। लेकिन उसके अलावा उसके साइड में एक भाग होता है, जैसे यहां पे मैं बना रहा हूं डार्क कलर का, इसको माइक्रोफाइल कहते हैं। माइक्रोफाइल बीज का एक ऐसा भाग होता है, इसके माध्यम से H2O जल अंदर प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? जल और नम वातावरण की जो हवा होती है इसके अंदर प्रवेश करती है और फिर बीज को फुलाने का कार्य करती है, जिसके कारण यह जर्मिनेट हो जाता है। तो माइक्रोफाइल के विषय में पूछ ले तो यहां से क्या होता है, यहां प्रवेश द्वार, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे हम प्रवेश द्वार के नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रवेश द्वार? क्योंकि यहां से पानी बीज के अंदर प्रवेश करता है, जिससे बीज अंकुरण हो पाता है। अगर माइक्रोफाइल अगर भाग नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम आती। सीड के अंदर पानी जाता ही नहीं, हमें उसे स्क्रेच करके पहुंचाना पड़ता। आया समझ में? क्या है, आपको लिख लेना है माइक्रोफाइल यानी कि प्रवेश द्वार होता है। इस प्रवेश द्वार के द्वारा H2O प्रवेश करता है और नम हवा, हवा भी कौन सी? नम हवा इसके अंदर प्रवेश करती है, जिससे बीज क्या होगा? जर्मिनेट होगा। ठीक है, आया समझ में? और ये हिलम क्या होता है? हिलम तो वो भाग होता है जहां से एक प्रांकुर निकल जाता है और एक मूलांकुर इसको आगे पीछे हटा के साइड में करके, और वो ऊपर बढ़ जाता है, एक नीचे बढ़ जाता है। अगला देखो, इपिकोटाइल भाग यहाँ पे दिख रहा है, हाइपोकोटाइल भाग दिख रहा है, रेडिकल भाग दिख रहा। ये हाइपोकोटाइल भाग और रेडिकल भाग जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कोटिलिडीन करके कुछ भाग होता है, एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये 3N में होता है, ये रखना। ये जो भी आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है एंडोस्पर्म, ये सारा एंडोस्पर्म जो है 3N में होता है। इसका ही क्वेश्चन पूछता है कि उसके 3N की संख्या क्या है। पूछता है ना, गेहूं में पूछता है कि जैसे गेहूं में उसने पूछ लिया, गेहूं का जो एंडोस्पर्म है क्या है, गेहूं का जो एंडोस्पर्म है उसके गुणसूत्रों की संख्या बताने जाएंगे, तो वहां पर हमें गुणसूत्रों की संख्या उसके हिसाब से पूछनी पड़ेगी। 21, 42 और 63, 63 इसकी संख्या हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन वो पूछता है। अगला है मोनोकोट प्लांट। प्लांट टू टाइप के होते हैं, एक तो मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। मोनोकोट कैसा होता है? इस प्रकार से सीड होता है, जैसे गेहूं का सीड होता है, उसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वो मोनोकोट सीड हो गया। अगर सोयाबीन का सीड है और उसके दो टुकड़े अगर हो गए तो वो डाइकोट में चला गया। ये आपको पता है, आप प्राकृतिक में देखकर भी बता सकते हैं नेचुरल रूप से कि यदि कोई पत्ती दो जगह से ऐसे निकलती है, कैसे, अगर कोई पत्ती दो जगह से ऐसे निकलती है तो हमें समझ में आता है कि वो डाइकोट है। अगर एक पत्ती यहां से निकली
और एक पत्ती यहां से ऐसे अगर निकलता है, एक यहां से निकली और एक यहां से निकली, तो उससे समझ में आता है वो मोनोकोट प्लांट है। तो डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की जो सबसे अच्छी पहचान है वो यही पहचान है ना, एक सेकंड, डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की यही एक सबसे अच्छी पहचान है जिसे दूर से देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो मोनोकोट के अंतर्गत क्या क्या आता है, डाइकोट के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये हमको समझना है। हमें यहां सबसे इंपोर्टेंट जो है वो प्लूमेल, प्लूमेल, ये हमको याद रखना कि ये एक लेयर होती है इसके बाहर। तो इस लेयर को समझना है, इसके आइट साइड अंदर की साइड एक लेयर चलती है, उस लेयर को प्लूमेरो लेयर के नाम से जाना जाता है। एंडोस्पर्म इसमें होता है, एलिरोन लेयर इसमें होती है, और इसके बाद में एलिरोन के बाद स्क्यूटेरियम होता है, कोटिलिडीन इसमें होता है, रेडिकल इसमें होता है, और कोलेजोराइजा इसमें होता है। तो यहां हमको याद रखना, ये जो भाग सबसे ज्यादा इसमें होता है, क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर भाग इसके अंदर पाया जाता है तो सबसे ज्यादा भाग कौन सा पाया जाता है, एंडोस्पर्म 3n वाला पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी एलियल परत पाई जाती है। इसके बाद में ये जो इस प्रकार से, सॉरी, ये जो परत पाई जा रही है प्लूरेलन है, ये इस प्रकार से पाई जा रही है ना, ये प्लूमेलन आती है। इसके बाद में इसी से जुड़ा भाग जो होता है रेडिकल होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ये स्कूलेटम होता है, और यहाँ पे सीड कोड होता है, फ्रूट बॉल जिसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ये मोनोकोटिलिडन प्लांट की विशेषता है। हाँ, मक्का, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, धान है, ये सारा मोनोकोटिलिडन के अंतर्गत आता है। इनकी विशेषता है कि इनका प्लांट जब जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेट होने पर एक भाग यहां से अगर है तो दूसरा यहां निकलता है, ये ऐसे बढ़ता है। आया समझ में? कहने का मतलब ये है कि इनकी जो पत्तियां होती है, एक यहां से निकली एक यहां से निकली, ऐसा। जबकि डाइकोटिलिडन जो होता है, डाइकोटिलिडन जब बढ़ता है तो वो अपनी पत्तियां एक साथ लाता है। इससे समझ में आ जाता है कि ये डाइकोटिलिडन है। और इससे समझ में आ जाता है, जैसे आप देखोगे गेहूं की पत्तियां देखोगे, बांस है, ये घास है उगते, ये ऐसे उगते है ना, तो मोनोकोटिलिडन। हिलम क्या है? बीज का वह स्थान जहां बीज फल से जुड़ा होता है। अब आपको याद रखना है, हिलम बीज का वह भाग होता है, ये वाला भाग जो स्थान बीज फल से जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब अगर प्लांट से जुड़ा है, जहां पर भी वो जुड़ा है, क्योंकि सबकी अलग अलग स्थिति है, तो कहने का मतलब यह है बीज का वह स्थान जहां बीज फल से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, माइक्रोफाइल हिलम के ऊपर, या मैं बोलूंगा जुड़ा है, या माइक्रोफाइल जो होता है वो हिलम के ऊपरी छिद्र होता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोफाइल यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ इसके साइड में होता है। हिलम के जस्ट साइड वाला भाग जो होता है वो माइक्रोफाइल होता है। इसके बाद अगर बात, जिससे हवा और पानी जाता है, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि हवा और पानी जिस भाग से जाता है, हवा और पानी जिस भाग से बीज के अंदर प्रवेश करता है, माइक्रोफाइल कहलाता है। ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये आपको दिख रहा है स्पष्ट, यहां पर जो मैंने बनाया है ये माइक्रोफाइल कहलाया। अच्छा, ये टेस्टा है, सीड कोड बोलते हैं। सार्कोटेस्टा का संबंध किससे है? सार्कोटेस्टा का संबंध, सार्कोटेस्टा का संबंध कमेंट करें जब तक, किस बीज से है? सार्कोटेस्टा का संबंध किस बीज से है? आ गया होगा मेरे हिसाब से कमेंट अभी तक, कमेंट करें। हाँ, लिखो सार्कोटेस्टा का संबंध किस सीड से है, स्पेशल पाया जाता है? अनार नहीं। उमाकांत मलिक जी का सबसे बेस्ट जवाब आया है पपाया, है ना।
देखो थ्योरी याद हो जाएगी, KB2 में जाकर अगर पपाया की खेती पढ़ोगे तो आपको सार्कोटेस्टा वहां पे दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि हम बुक को पढ़ने के लिए हमको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, हमको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जहां भी क्वेश्चन मार्क बन जाता ना, जिसकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क बन गया मतलब वो सक्सेस हो गया। जिसकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क नहीं है वह कभी भी सक्सेस नहीं होता है। क्वेश्चन मार्क मतलब सारी दुविधा आपके पास आती, और दुविधा चल के उसके पास ही आती है जो उसको झेलने की हिम्मत रखता है। बोले मैं इसको झेलने की हिम्मत रखता हूं। मैं का मतलब अहंकार नहीं, मैं का मतलब अहंकार नहीं। रावण को राम ने नहीं मारा था भाई। जब कौशल्या जी ने पूछा था राम से कि भाई तुमने, कौशल्या जी ने मतलब माता राम ने पूछा था कि राम को मार दिया राम तुमने, तो राम ने सही उत्तर दिया था कि माता मैंने राम को नहीं मारा, मैंने राम को मारा। मतलब मैं का मतलब होता है मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, जो भी चीजें उसके अंदर उत्पन्न हुई थी उसने उसको खत्म कर दिया। मैंने रावण को नहीं मारा, ऐसा राम ने कहा। क्वेश्चन मार्क बता दूं, अगर आपकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क है, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि कमाओ कुछ करो, तो कुछ हद तक तो वो सही बोलते ताकि आप कुछ करो। ये क्वेश्चन मार्क ही हमारी लाइफ बदलता है। जितने लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो आदमी उतना सक्सेस और अच्छी जगह पे पहुंचता है। ये मेरा अनुभव है। ठीक है भाई, ये समझ में आया। पपाया में सार्कोटेस्टा पाया जाता है। अब पपाया के सीड को अगर हम कभी भी पपीता काट के देखना तो उसके अंदर लसलसा सा बीज के साथ पदार्थ होता है, वो सार्कोटेस्टा ही कहलाता है। भ्रूण, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म भोजन संचय का कार्य करता है। ये फूड स्टोरेज का कार्य करता है। कार्य क्या करता है? इसका कार्य क्या है? एंडोस्पर्म होता क्या है? जो भ्रूण संचय करता है वह एंडोस्पर्म कहलाता है। और बीज का सबसे ज्यादा भाग यही होता है। एंडोस्पर्म अगर होता है तो ये समझ लेना उस सीड के जर्मिनेशन होने के चांस ज्यादा है और ज्यादा सक्सेस है। फिर एक कार्य क्या है? भ्रूण पोष देना। किसको भ्रूण पोष? भ्रूण को पोषण करना। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के पोषण के लिए किसकी? एंडोस्पर्म की जरूरत लगती है। अगला है डाइकोट, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं इसको, एल्ब्यूमिनस सीड। ऐसे बीज में परिपक्वता के समय एंडोस्पर्म परिपक्व होता है। वो डाइकोट, एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस, आपको एल्ब्यूमिनस सीड याद रखना है। एल्ब्यूमिनस सीड क्या है? ऐसा बीज में परिपक्वता के समय एंडोस्पर्म भी परिपक्व रहता है। उदाहरण के लिए कैस्टोर यानी कि अरंडी जिसको बोलते हैं, पपाया, कॉटन और जूट। इनमें जब ये परिपक्व होते हैं, जब ये पक जाते हैं, बीज बन जाते हैं, तो इसके अंदर का एंडोस्पर्म भी परिपक्व हो जाता है उसके साथ में। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? रुक रुक के चल रहा है, सभी के साथ रुक रुक के चल रहा है क्या? कमेंट करें, बताए जरा, सभी के साथ ऐसा हो रहा है क्या? यहां तो स्क्रीन नहीं अटक रही है, अच्छा चल रहा है यहाँ तो। हाँ ठीक है। हाँ, आप एक बार रिफ्रेश कर ले जरा उसको थोड़ा सा, है ना। देखो बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं बफरिंग, बोलते हैं अटक अटक के चलना है ना, बफरिंग बोल जाता है ना। और बफरिंग में नो चेंजिंग, ठीक है। अब एपिडर्मिक होता है, फाइलम होता है, जाइलम होता है, ये भाग इसके अंदर एपिडर्मिक, कॉर्टेक्स होता है, प्राइमरी फाइलम होता है, पित होता है, प्राइमरी जाइलम होता है। ये सारा चीज जो है सेल के अंदर या हम प्लांट के अंदर पढ़ते हैं। यहां आपको समझ में आया? आपको याद क्या करना है? एल्ब्यूमिनम सीड क्या होता है? ऐसे बीज जो परिपक्वता के समय उनका एंडोस्पर्म भी परिपक्व होता है। मतलब बीज जब परिपक्व हो रहा है तब एंडोस्पर्म भी परिपक्व हो जाए तो एल्ब्यूमिनम सीड कहलाता है। मोनोकोट क्या होते हैं? मोनोकोट नॉन एंडोस्पर्म। अब ऐसे कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं इसको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनम सीड। एक्स एल्ब्यूमिनम सीड ये कहलाता है। ये परिभाषा याद रखना। ऐसे बीज जिसमें परिपक्वता के समय भ्रूण पोष अनुपस्थित रहता है, क्या बोला है ने?
अगर भ्रूण कोश अनुपस्थित होता है तो वह एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहलाता है। ठीक है ना? ठीक है, आया समझ में? आप एल्ब्यूमिनियम सीड और एक्स एल्ब्यूमिनियम सीड दो प्रकार के सीड याद रखना। एक्स जब भी आ जाए तो यहां पे याद रखना भ्रूण कोश अनुपस्थित होता है। पी है जैसे ग्राम है, बीन है, टर्मेरिक है, कुकर बीट है, ग्राउंड नट है और कुकर भी कुकुम्बर है, एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनियम जैसे एक मक्का है, राइस है, मेज है। अब ये एंडोस्पर्मिक बोल रहा है, एल्ब्यूमिनियम की उसने बात कर दी जो इसके पहले है, उसके उदाहरण यहाँ पे पेश कर दिए। नॉन एंडोस्पर्म में कौन आ गया? नॉन एंडोस्पर्म की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक ही आता है, कौन आता है? एक उदाहरण भी है, एमोफोरफेलस। ठीक है, आपको तो ये दो परिभाषा याद रखना, एक्स की और एक एल्ब्यूमिनियम की, है ना? उदाहरण आपसे अभी तक नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इट। एंडोस्पर्म सीड किस में पाया जाता है? तो कैस्टोर में, बार्ले में, कोकोनट में और सभी में। एंडोस्पर्मिक बोला इसने, एंडोस्पर्मिक सीड। एल्ब्यूमिनस सीड के विषय में पूछा तो कैस्टोर में भी होता है, बार्ले में भी होता है, कोकोनट में भी होता है। आए पादप की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। प्लांट ग्रोथ को प्रभावित कौन कौन करते हैं? अनुवांशिकी गुण है, जेनेटिक कैरेक्टर उसका क्या है, और उसकी मॉइस्चर क्या है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी वहां पे क्या है, ये उसको प्रभावित करता है। प्रकाश लाइट प्रभावित करता है क्योंकि फोटोपेरिडिज्म इसमें आते हैं, चार प्रकार के पौधे आते हैं इसमें, शॉर्ट प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, न्यूट्रल प्लांट और शॉर्ट डे मीडियम प्लांट। चार प्रकार के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चार प्रकार के पौधे इसमें आते हैं। तापमान, टेम्परेचर इसको प्रभावित करता है, अगर कम से टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर तो वो भी। खनिज लवण मिनरल इसको प्रभावित करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। अंकुरण के प्रकार, अगला क्या आया? अंकुरण के प्रकार जो आपने पढ़े ही है, आपने बताया, देखा ये इपिजियल जर्मिनेशन, और यही से क्वेश्चन उठता है। जो है दो जगह से क्वेश्चन उठते हैं टेक्नोलॉजी में, एक तो उसके बीज के प्रकार पूछ लेता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, और तीसरा क्वेश्चन जो है डार्मेंसी से बहुत कम केस में वो पूछता है, बाकी ये पूछता है क्या है? इपिजियल जर्मिनेशन ऊपरी भूमिक और हाइपोजियल जर्मिनेशन, यानी कि हम इसको बोल देंगे अधोभूमिक जर्मिनेशन, यहां पर हम बोलेंगे। ये आप सीड देख रहे हैं, ये सीड हमने लगाया, इस सीड के ये बढ़ते क्रम में ये यहां से अंकुरित हुआ, यानी कि मूलांकुर का विकास हुआ। मूलांकुर जैसे आगे गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब ये मूलांकुर, देखो सीड नहीं निकल, पत्तियां नहीं निकल रही है अभी उसमें से, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको ऊपर फेंकता जाता है, बढ़ाता जाता है। तो उसका क्रम अगर देखेंगे तो जब ये कोटिलिडन बाहर, जब ये कोटिलिडन बाहर आ जाते हैं तो इस कोटिलिडन के बाहर आने को हमने यहाँ पे क्या बोला? इपिजियल बोला। हाइपोजियल में देखते हैं, यहाँ पे सीड की जो स्थिति है वो एक क्रम में होती है, जो सीड की स्थिति है वह एक क्रम में होती है, मतलब वह अपनी जगह से हिलता तक नहीं है और अपने पौधे का विकास करता है, वो कहलाता है हाइपोजियल। हाइपोजियल यानी जमीन के अंदर। हाँ, दोनों अपवाद है, बिल्कुल, अरहर और राजमा दोनों अपवाद है। खरीफ की फसल में अरहर, खरीफ पल्स में अरहर, वो भी मैं भी बताऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हाइपोकोटिन और कोटिलिडिन, ये दो का काम होता है। देखेंगे इपिजियल जर्मिनेशन ऊपरी भूमिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें हाइपोकोटाइल के कारण कोटिलिडिन मृदा में बाहर आ जाता है। मृदा से कहा आ जाता है? ये मृदा से बाहर आ जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोला गया है? मृदा के बाहर आ जाता है, इसलिए इपिजियल जर्मिनेशन कहलाता है। जैसे ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, पंपकिन, कुकम्बर, मस्टर्ड का सीड है, काटन आ जाता है, जूट आ जाता है, कैस्टोर, अरंडी भी आ जाता है। इसका क्वेश्चन पूछता है वो, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे अरंडी का, क्योंकि ये क्या है, बहुत कम लोग देखते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है ना? बहुत कम लोग देखते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से पूछता है कि इसको जब इसका जो सीड आता है ना, ये सीड भी जमीन के अंदर जो होता है इस प्रकार से गोल सीड कैप्सूल टाइप का होता है, तो ये भी जमीन के ऊपर आ जाता है ना? ये भी जमीन के ऊपर आ जाता है, ये ध्यान रखना, इसलिए ये क्वेश्चन को यहाँ रखना।
टमाटर भी देखा होगा आपने, नर्सरी डालते तो टमाटर भी हम डाल देते तो टमाटर के सीड भी ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद में अगला है राजमा। ये राजमा को याद रखना कि राजमा यानी यहाँ क्या लिखा, अधिकतर खरीफ सीजन की फसलें जो आती है वो किसमें आती है, पिसजल में आती है, लेकिन राजमा जो है वो रबी सीजन का है, जो इसमें अपवाद स्वरूप रहता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन अधोभूमिक, जब कोटिलिडीन भूमि के अंदर ही रहता है, जो इसका कोटिलिडीन है वो भूमि के जब अंदर ही रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोजियल। जैसे बात करें यहाँ पर हम एग्जाम्पल में वीट है, गेहूं है, जैसे मक्का है, यहाँ पे राइस है, बार्ले है, इसके बाद में लेथाइरस आ गया, कोकोनट आ गया, और यहाँ पर अपवाद स्वरूप एक यहाँ पर आ जाता है कौन, पिजन पीट, क्योंकि यहाँ हमने स्पष्ट लिखा है रवि सीजन में होता है। रवि सीजन में अधिकतर क्या होते हैं, हाइपोजियल होते हैं। तो रवि सीजन की अगर एक बात करें तो ये किसकी है, ये तो खरीफ सीजन की है, ये खरीफ सीजन की। तो खरीफ सीजन का ये अपवाद है जो कहाँ आ गया है, इधर। केवल राजमा और अरहर को एक्सचेंज कर देना सीजन के अकॉर्डिंग, बाकी सब सेम है, ठीक है। बीज, एग्रोनॉमी के अनुसार बीज क्या, बीज या बीज के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ या पौधों का वह भाग जो अविकसित परंतु जीवित भाग कहलाता है। अविकसित होता है लेकिन जीवित भाग होता है, जो प्रवर्धन में लैंगिक का लैंगिक रूप में प्रयुक्त होता है। परिभाषा है, सिर्फ पूछता नहीं है लेकिन हमको पढ़नी है। बोटनी के अनुसार क्या, सीट निषेचित बीजान्य बीज कहलाता है जिसमें भ्रूण पोष होता है और क्या होता है, भ्रूण होता है और बीज आकार, बीज आवरण उपस्थित होता है। तीन ही चीज होती है, हमने पढ़ाई है, एंडोस्पर्म होता है और भ्रूण होता है और क्या होता है, सीड कोड होता है। तीन चीज होती है इसमें बोटनी के अनुसार। डार्मेंसी, अब याद रखना डार्मेंसी में दो पढ़ाऊंगा, पहले यहाँ अलग डार्मेंसी पढ़ाऊंगा, फिर एक बाद में अलग डार्मेंसी पढ़ाऊंगा। अगर पहली डार्मेंसी की बात करूं मैं तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और विशेष डार्मेंसी। एक डार्मेंसी अलग प्रकार की आती है, जैसे इनेट डार्मेंसी आता है, इनफोर्स डार्मेंसी आती है, वो डार्मेंसी तीन अलग पढ़ाऊंगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। केवल मैं सिंपल डार्मेंसी अभी पढ़ा रहा हूं, फिर हम डार्मेंसी जो मेन डार्मेंसी उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बीज प्रसूति, स्वस्थ पौधों के बीज में उचित परिस्थिति होते हुए भी कुछ कारणों से वृद्धि का रुक जाना ही डार्मेंसी कहलाता है। इसे रेस्ट पीरियड के नाम से या विश्राम काल के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम बात करें कि आम का जो सीड है अभी वो जर्मिनेट कब हो जाता है, मैंने रात को आम के दो सीड लगाए हैं और उन सीड को लगाने का कारण था क्योंकि अपने को पता है कि भाई आम का सीड जो है वह 30 दिनों के अंदर यदि जर्मिनेट, जैसे ही सीड से निकलता अगर 30 दिनों के अंदर अगर वो जर्मिनेट हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इसके बाद वो जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। देखेंगे जब बीजों का अंकुरण उचित नमी, पहला क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पहला नहीं आया, ये निश्चलता है। सुस्ती किसको बोलते हैं, सुस्ती यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पे एक शब्द है सुस्ती के लिए, यहाँ आलसी है। ये आलसी किसके कारण आती है ये हमको देखना। जब बीजों का अंकुरण उचित नमी, ताप, ऑक्सीजन अथवा प्रकाश की कमी से रुका रहता है तो उसे निश्चलता कहते हैं। दो रूम पार्टनर है, एक रूम पार्टनर सोया है, दूसरा रूम पार्टनर भी सोया है। एक रूम पार्टनर ने दूसरे रूम पार्टनर को देखा, अरे ये तो सोया हुआ, अभी अपन भी सो जाओ थोड़ी देर, और वो पार्टनर उसको देख रहा, मतलब वो कंपटीशन रूम में चल रहा है। वातावरण जो है, पानी, ऑक्सीजन, हवा, जितने के बीच में कंपटीशन चल रहा है उन दोनों के बीच चल रहा है। उनको नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में इतने जिले और इतने जिलों के अंतर्गत कहाँ कहाँ लोग पढ़ रहे हैं। मुंबई से पढ़ रहे 14 लोग, कहां से पढ़ रहे, मुंबई में बैठे 14 लोग आपके ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा एप्लीकेशन दिखा रहा है। केरल में बैठा है एक बंदा, कर्नाटका में बैठा है, आंध्र प्रदेश में बैठा है, छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं, उत्तराखंड में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, यूपी में बैठे, राजस्थान में बैठे, कहां कहां नहीं लोग बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन दो रूम पार्टनर को ये लग रहा है कि बस ये सो रहा है मैं भी सो लूं, जैसे ही वो उठा रहा, उसने बुक उठाई वो भी उठ जाएगा। अरे कंपटीशन रूम पार्टनर का नहीं है, समस्त रूप से कंपटीशन है, इसलिए पार्टनर को ना देखे, इसलिए मैं इसको आलसी बोलता हूं। क्या है यहाँ पर कॉन्सेंस यानी सुस्ती, निश्चलता। जब बीजों का अंकुरण उचित नमी, उचित ताप
और ऑक्सीजन अथवा प्रकाश की कमी से रुका होता है तो उसे हम यहाँ पे निश्चलता कहते हैं। मतलब इन चीजों के कारण ऑक्सीजन ना मिले तो भी पढ़ो, भोजन ना मिले तो भी पढ़ो, पार्टनर नहीं पढ़ रहा है तो भी पढ़ो, अपन पढ़ेंगे तो पार्टनर भी उड़ जाएगा। नहीं, वो कुछ हमारे यहीं के हैं, एमपी के लोग हैं, लेकिन वो वहां पर कुछ कर रहे होंगे इसलिए वो वहां से पढ़ रहे हैं। भाई वो एमपी के ही लोग हैं या हो सकता वहां वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनरल में सरकार ने कोटा दे रखा है और जनरल में हमारे यहाँ सिलेक्शन होते हैं अदर स्टेट वालों के, इसलिए वो वहां से पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे, वो भी सुन रहे होंगे। अब देखो टाइप ऑफ डार्मेंसी, देखो प्राइमरी डार्मेंसी, सेकेंडरी डार्मेंसी, स्पेशल डार्मेंसी और ऑर्गेनिक डार्मेंसी। अभी मैं केवल सामान्य डार्मेंसी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, सामान्य डार्मेंसी 4 प्रकार की। फिर आपको एक विशेष कारक के आधार पर डार्मेंसी पढ़ाऊंगा, वो डार्मेंसी 3 प्रकार की होगी, ये डार्मेंसी 4 प्रकार की है। आपको इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसमें आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यहाँ क्या चीज पूछेगा वो मैं चर्चा करूंगा। ये नहीं पूछेगा कि डार्मेंसी कितने प्रकार की, डार्मेंसी हमेशा आपसे पूछेगा 3 प्रकार की डार्मेंसी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की डार्मेंसी होती है, यही क्वेश्चन हमको बताना है। इनेट आएगा, इनफोर्स आएगा और एक और है, 3 डार्मेंसी है ना। 2 मुझे याद है, एक आती है इनेट, इनेट, इनफोर्स, एक और डार्मेंसी कौन सी है? एक डार्मेंसी अब आप बता दो मुझे। 2 मैंने बता दी, इनेट डार्मेंसी, इनफोर्स डार्मेंसी, एक और कौन सी डार्मेंसी है? इंड्यूस, बिल्कुल सही है। इंड्यूड, ये 3 प्रकार की डार्मेंसी हमको पढ़ना है, इनेट, इनफोर्स और इंड्यूस। ये 3 प्रकार की डार्मेंसी हमको पूछेगा, ये ध्यान रखना। ये केवल डार्मेंसी में बाद में पढ़ूंगा, अभी डार्मेंसी सिंपल बात करता हूं, क्योंकि इन डार्मेंसी से क्या क्वेश्चन पूछता है वो हम बात करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पेशल डार्मेंसी और क्या है, ऑर्गेनिक डार्मेंसी। पहला देखेंगे प्राइमरी, जब बीज परिपक्व के बाद अंकुरण दशा मिलने पर अंकुरित नहीं होता। जब बीज परिपक्व हो गया और अनुकूल दशा नहीं मिलने के कारण, अनुकूल दशा मिलने पर भी अंकुरण नहीं होता, तो ये प्राइमरी डार्मेंसी कहलाती है। अब ये डार्मेंसी क्या हो गया, कहने का मतलब है बुक है। प्राइमरी डार्मेंसी क्या मैं बता रहा हूं, बुक है, लाइट है, पंखा चल रहा है, खाना है, वैकेंसी आई है और फिर भी पढ़ने का मन ना करे तो प्राइमरी डार्मेंसी है। वो तो खुद के अंदर जागरूकता नहीं आ रही है। अब यहाँ पर क्या, इसके अलावा वो व्यक्ति पढ़ने को भी तैयार है लेकिन कोई और उसको पढ़ने नहीं दे रहा है। कोई और पढ़ने को नहीं दे रहा, या तो पड़ोसी पढ़ने नहीं दे रहा है ना। अब पड़ोसी में और कुछ मत समझना कि पड़ोसन मत समझना, पड़ोसी पढ़ने नहीं दे रहा, डीजे बजा रहा है, वहां का एटमोस्फियर नहीं पढ़ने दे रहा, तो ऐसे कुछ कारण है। तो यहाँ पर प्राइमरी डार्मेंसी में आ जाएगा सीड कोड डार्मेंसी, मतलब बीज परिपक्व हो गया, वातावरण भी है, लेकिन कारण क्या, ये सीड कोड इतना कड़क आ गया या इसकी स्थिति ऐसी आ गई कि ये उसको जर्मिनेट होने ही नहीं दे रहा है। क्या नहीं हो रहा है, ये उसको जर्मिनेट होने ही नहीं दे रहा है। तो सीड कोड डार्मेंसी उसको बोलते हैं, फिजिकल डॉर्मेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये फिजिकल रूप से इसको डॉर्मेंट नहीं होने देता ड्यू टू इंप्रूव्ड सीड कोड। इसका सीड कोड के कारण, सीड कोड ऑफ द फेसिजेट्स लाइक माइक्रोस्केलाइड सेल इसके अंदर होती है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जर्मिनेट। आपको ये याद नहीं करना, आपको ये याद करना है कि सीड कोड अगर हार्ड हो जाएगा तो उसके कारण भी जर्मिनेशन रुक जाता है। हाँ, घर के पास मैरिज गार्डन, हाँ, जैसे वुडी लेग्यूम है। वुडी लेग्यूम का मतलब क्या है, जो लेग्यूम है वो इमारती लकड़ी है, जैसे अकेशिया। अकेशिया किसका नाम है, अकेशिया,
अकेशिया, क्या है ये अकेशिया, मुझे नाम बताएं आप जरा, है ना, बबूल, हाँ बिल्कुल सही है। अकेशिया ये बबूल परिवार का आता है, जो लेग्यूमिनेसी, रूबियाना है, सोफ्रा है, ऐसे बहुत सारे सीड है। ओवरकम बाय स्केसिफिकेशन, इनके स्क्रेच करने पर ये जर्मिनेट होगा, ये हमको ध्यान रखना। एक सुपरमूल भी होता है, बहुत सारे बबूल है, ठीक है। अगला देखो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी वातावरणीय कारक में आता है, ये भी प्राइमरी में आता है। कूल टेम्परेचर, जैसे कूल टेम्परेचर हुआ, ठंडा टेम्परेचर हुआ, तो ये भी क्या करता है, रिक्वायरमेंट ठंडे टेम्परेचर की किसको जरूरत होती है, तो देखेंगे लेक्टक है, ओनियन है, आपको पता ही है, कोयलियस है, इसके बाद में साइकोलेमेन है, प्राइमूला है, प्राइमूला पौधा हमने पढ़ा था उसमें। तो हमें तो याद रखना कि जो ठंड ऋतु में, जो ठंड ऋतु में उगते हैं, हम तो केवल उनकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ठंड ऋतु में उगने वाले जो पौधे हैं उनको लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। ऑल फॉर द जर्मिनेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम जर्मिनेट जो होता है तापमान, तब यहाँ जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। वाटर वार्म टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, जैसे अस्पेरेगस है, स्वीट कॉर्न है, पोटेटो है, ये कब, नो जर्मिनेशन बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर टमाटर के सीड जर्मिनेट नहीं होते। हम बोलते हैं कि टमाटर के सीड बीज क्यों नहीं उगा, तो कहां से उगेगा, उसको टेम्परेचर चाहिए उतना, बार बार पानी डालना पड़ेगा। फिर है एग प्लांट है, यानी कि बैगन है, बीन है, पेपर है, पाइपर जिसको बोलते हैं, नो जर्मिनेट 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर ये जर्मिनेट नहीं होंगे। फिर कॉटन है, सोरगम है, चिलिंग इंजरी, इनमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होने पर चिलिंग इंजरी। हमारा मेन टारगेट क्या है कि टेम्परेचर भी डार्मेंसी का कारण होता है, जो प्राइमरी डार्मेंसी के अंतर्गत आता है। टेम्परेचर केवल याद क्या रखना है कि टेम्परेचर प्राइमरी डायमेंसी के अंतर्गत आ रहा है। मैकेनिकल डायमेंसी भी प्राइमरी डायमेंसी के अंतर्गत आती है। ड्यू टू मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सप्रेशन, जैसे वालनट के अंतर्गत आता है। तो हमें तो याद रखना है कि मैकेनिकल डायमेंसी जो आती है, ये भी किसमें आती है, प्राइमरी डायमेंसी में। फिर अगला है केमिकल डायमेंसी, caused by germination inhibitor chemical, फ्लैशी फ्रूट, जैसे फ्लैशी फ्रूट होता है, जैसे सिट्रस है, ग्रेप्स है और टोमेटोस है, तो इनके अंदर केमिकल का प्रभाव होता है, जिससे भी डार्मेंसी आ जाती है, यानी कि हम बोलेंगे प्राइमरी डार्मेंसी में केमिकल भी आ गया। मार्फोलॉजिकल डार्मेंसी क्या है, एम्ब्रियो नॉट फुली डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता तो ये मार्फोलॉजी डार्मेंसी है, ये प्राइमरी डार्मेंसी में चली जाती है। मेरी बात समझ रहे हो आप, केवल प्राइमरी प्राइमरी पढ़ना है कि ये प्राइमरी में आता है, ये प्राइमरी में आता है। यहां पर क्या है, आफ्टर वाटर इनबिएशन एट हाई टेम्परेचर, है ना, अनडेवलपमेंट एम्ब्रियो, जैसे कैरोट गाजर के अंदर, यहाँ क्या आ गया, मार्फोलॉजी प्रॉब्लम किसके अंतर्गत आती है, गाजर के अंदर आती है। तो यहाँ पे उदाहरण मत याद करना, मार्फोलॉजी डायमेंसी जो आती है वो किस में आती है, प्राइमरी डायमेंसी में आती है। टेम्परेचर प्राइमरी डायमेंसी में आता है, केमिकल प्राइमरी डायमेंसी में आता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। इपिकोटाइल डायमेंसी ये भी इसी में आएगा, और डबल डायमेंसी ये भी इसी में आएगा। इपिकोटाइल ग्रो आफ्टर जर्मिनेशन इन हिरिबिट, तो इपिकोटाइल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी प्राइमरी डायमेंसी। डबल डायमेंसी क्या है, डबल डायमेंसी समझना जरा, ऐसी डायमेंसी जिसमें बीज और उसका फिजिकल जो दोनों रूप से उसको प्रभावित करे, यानी क्या बोलूंगा, मोर देन वन डायमेंसी इन्वॉल्व, यानी सीड कोड भी प्रॉब्लम दे रहा है उसका, और फिजियोलॉजिकल भी रूप से भी उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिजियोलॉजिकल रूप से भी कोई प्रॉब्लम। जब दो चीजें एक साथ किसी को प्रॉब्लम दे तो वहां डबल डायमेंसी कहलाता है, और डबल डायमेंसी का मतलब ये प्राइमरी डायमेंसी के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी डायमेंसी, बीज परिपक्व के बाद अनुकूल परिस्थिति मिलने के तुरंत बाद अंकुरित हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ समय यदि प्रतिकूल परिस्थिति में रहना पड़ता है तो उसमें डायमेंसी उत्पन्न हो जाती है। अब मान लो
कि ये सीड जर्मिनेट भी हो रहा है, जर्मिनेट भी हो गया, यानी कहने का मतलब बीज परिपक्व के बाद अंकुरण परिस्थिति मिलने पर तुरंत बाद में अंकुरित हो जाता है। और उन्हें कुछ समय यदि क्या मिल जाए, ऐसी स्थिति मिल जाए कि पानी नहीं आया या उनका टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें रहना पड़ता है, तो उसमें डॉर्मेंसी उत्पन्न हो जाती है और उनके बाद अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर भी अंकुरण रुक जाता है, उसके बाद वो अंकुरित होते ही नहीं है, वो सेकेंडरी डॉर्मेंसी में आता है। ठीक है, तीसरा है स्पेशल डॉर्मेंसी। कुछ विशेष पौधों में अंकुरण तो हो जाता है, परंतु जड़ वृद्धि रुक जाती है। क्या रुक जाती है? अंकुरण तो हो जाता है, लेकिन जड़ वृद्धि रुक जाती है और नई जड़ों बनने पर वहां एपिकोटाइल वृद्धि रुक जाती है। नई जड़ों के बनने पर एपिकोटाइल की वृद्धि रुक जाती है, और याद रखना, एपिकोटाइल की वृद्धि रुकी तो प्लांट तो विकास होगा ही नहीं उसका। अगला है ऑर्गेनिक डॉर्मेंसी। कुछ पौधों में संकरण अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अंकुरण नहीं हो पाता। क्या है? उसके संकरण अवधि यानी उसके संकर हो अवधि समाप्त हो जाने पर भी अंकुरण नहीं होता। ऐसा उसमें हार्ड सीड कोड और सख्त बीज आवरण के कारण हो जाता है। तो ये नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक डॉर्मेंसी। ठीक है, ये 4 तरह की डॉर्मेंसी थी। अब 4 तरह की डॉर्मेंसी, अब आपको पढ़ना है 3 प्रकार की डॉर्मेंसी। कैसी पढ़ना है? 3 प्रकार की डॉर्मेंसी में पढ़ाऊंगा कल, क्योंकि अगला लेक्चर होगा। मैं इसको तो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बीच में और 3 डॉर्मेंसी पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको यहाँ से जो बीज 6 प्रकार के होते हैं, ये बीज देखना, इसके टैग क्या है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, क्लास को ये फिनिश करें, क्योंकि मुझे इसके बीच में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 3 प्रकार की डॉर्मेंसी और ऐड करना है, तो उसमें मुझे समय लगेगा। तो अगली क्लास का आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आगे बढ़िए और अपने मन में डार्विनसी न लाए। एक ही आज का उद्देश्य हमारी क्लास का कि अपने मन में डार्विनसी ना लाए और जागृत हो जाए, थोड़ा सा जिब्रेलिक अपने मन के ऊपर डाले, जिससे हमें उत्तेजित होकर पढ़ाई की ओर अग्रसर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद,